हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सिंह आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अगले चैप्टर जिसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हम अगली टॉपिक फजान्स रूल स्टडी करने वाले हैं। आपको बताएं, इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फजान्स रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फजान्स रूल क्या कहता है और ये कम्प्लीटली बेस्ड है आयनिक बॉन्ड के ऊपर। तो आयनिक बॉन्ड में फजान्स रूल की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या होता है फजान्स रूल, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, ये समझेंगे। दूसरी टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे कि स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ये आज हमारी दो बेसिक टॉपिक्स हैं, एक फजान्स रूल और दूसरा स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट। आइए बात करते हैं फजान्स रूल के बारे में। फजान्स ने क्या बताया था, फजान्स का मानना क्या था, फजान्स क्या कहना चाहते थे अपने रूल में। फजान्स ने सोचा, उन्होंने बताया कि कोई भी जो कंपाउंड होता है, जो कोई भी जो आप आयनिक कंपाउंड देखते हो जैसे NaCl, KCl, MgCl2, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो आप देखते हो, तो हम लोग बेसिकली क्या सोचते हैं कि अरे भाई आयनिक बॉन्ड कब बनता है। आपको मैंने यही पढ़ाया है, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम पे होता है। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट अपने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम पर अगर अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, तो ऐसे केस में वहां पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर वही कंप्लीट ट्रांसफर के बजाय इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग शुरू हो जाए, ट्रांसफर ना हो, शेयरिंग होने लगे, अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया क्या होता है। अभी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड आगे पढ़ने वाले हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग की वजह से और आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से। तो अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से ही कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है, तो फजान्स ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा बॉन्ड, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक कैरेक्टर को बियर नहीं करता। कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड 100% आयनिक कैरेक्टर को बियर नहीं करता, कुछ ना कुछ उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। दैट इज द फजान रूल। नो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैरी 100% आयनिक कैरेक्टर, इट मे हैव सम परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर एंड दिस percentage of covalent character depend on the size and charge of cations and anions. That's it. क्लियर है, सबको समझ में आता है। तो फजान्स ने क्या कहा, अब इस बात को कैसे हम समझाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NaCl बेसिकली, तो बताओ NaCl में सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक आज तक हमने यही सीखा है कि अगर आप सोडियम लेते हो तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट लॉस करके कैटायन बना देता है। क्या बनाता है, कैटायन। उसी तरीके से अच्छा, ये साइज क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन आयन बना देता है। तो यहां पर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है जबकि दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। यहां देखिए, ये क्या किया, लॉस किया, ये क्या किया, गेन किया। तो हमने तो कहा ना बेसिकली इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। और आप ऐसे लिखते भी हो कि सोडियम कहते हो कि अगर हम मतलब सेल वगैरह बनाते हैं तो आपने पढ़ा था सेल बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड सेल होता है। तो इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया था, यहां पर आपने 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक बार बताओ, एक में 2 और एक में क्या, 8। अब तीसरे वाले में जो होता है, चूंकि ये सोडियम की बात है तो यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका सोडियम है। क्यों, क्योंकि सोडियम का होता है 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में पहला तो ये न्यूक्लियस हो गया, फिर फर्स्ट सेल हो गया, फिर सेकेंड सेल हो गया और ये थर्ड सेल हो गया।
अब इसके पहले सेल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं सो दैट कलर से तो आपको पता चले। ये देखिए इसके पास फर्स्ट सेल में 2 हो गए, ठीक, 2 हो गए, सेकेंड में 8 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। अब लास्ट वाले में क्या होता है, इसके पास 7 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से इसके वैलेंस सेल में 7 हो गए। तो ये आपका कौन हो गया, Cl हो गया, जिसका 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हमने क्या पढ़ा कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली इसमें से इसमें माइग्रेट कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर होके कहां, सोडियम से किस में चला जाएगा, क्लोरीन में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, सोडियम से क्लोरीन में चला जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो अब सोडियम के पास कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। फर्स्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकेंड सेल में आपके पास अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 and 8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और Na प्लस कहा जाएगा। ऐसे ही जब आप Cl के केस में जाते हो तो Cl के केस में ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया और ये कौन सा सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया। अब इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज मेंटेन रहेंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एज इट इज 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और थर्ड वाले सेल में क्या होगा कि चूंकि एक बाहर से आया है तो ये मान लीजिए एक्स्ट्रा है, वो बाहर से आया है, किसका वाला, सोडियम वाला। तो बाकी इसके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से Cl माइनस का बन गया 2 8 8। हमें तो यही पढ़ाया गया कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सोडियम ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली क्लोरीन में ट्रांसफर कर देगा। तो क्लोरीन में A2 8 8 हो जाएगा और इसका एक चला गया तो 2 और 8 हो जाएगा। तो अब बताइए यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। और कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे नेगेटिव चार्ज आया और प्लस और माइनस के इंट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। ये तो बात समझ में आ गई। तो फजान कैसे बोल दिए कि 100% आयनिक नहीं है, यहां पर तो कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी बन रहा है। फजान ने बताया कि इसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है, जबकि हमें देखने से लग रहा है इसमें 100% आयनिक कैरेक्टर है। कैसे, फजान ने क्या कहा, यहां क्या हो रहा है, कुछ तो तालमेल बैठ नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है वो समझते हैं, ठीक, आइए देखते हैं। तो फजान ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो होता क्या है कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। फिलहाल हम मान के चलते हैं पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की पोजीशन फिक्स होती है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेरिएबल होती है, इसलिए हम मान के चलेंगे पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा, कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा। गॉट इट, समझ में आती बात। आप समझो, अगर ये कैटायन इस एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, ध्यान देना कि अब देखो अगर कैटायन एनायन को खींचेगा तो मान लेते हैं ये कैटायन है, छोटू सा, कैसा है, छोटू सा कैटायन है, कौन है, अच्छा सोडियम जो था वो थोड़ा सा बड़ा था। ध्यान दीजिएगा कैसे, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से वो बाहर के, जो बाहर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनके ऊपर अपना पावर बढ़ाएगा। यहां देखो ना, यहां पर इसके पास 3 सेल थे और एक इलेक्ट्रॉन के जाते हैं तो केवल 2 सेल हो गए। तो बताओ 3 सेल में साइज बड़ी होगी या 2 सेल में, 3 सेल में बड़ी होगी, 2 सेल में छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि Na+ है, ये जो Na+ है इसकी साइज छोटी हो गई है, ठीक, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है। अगर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन तो आया है लेकिन प्रोटॉन नहीं आया है क्लोरीन में। अब बताओ अगर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आया है, क्लोरीन में प्रोटॉन नहीं आया है, तो बताओ ये न्यूक्लियस, ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक, समझ में आ रही बात, खींचेगा। तो जब खींचेगा इसको तो खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन इनवर्ड आएगा, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। जब इलेक्ट्रॉन इनवर्ड अंदर की तरफ आएगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा, साइज कम होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं बढ़े हैं, सिर्फ
आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स तो वही रह गया, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन और इस मतलब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्सन बढ़ गया। अब ध्यान देना, अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी तो ध्यान देना क्लोरीन की साइज और भी बड़ी हो गई। ध्यान देंगे, क्लोरीन की साइज क्या हो गई? और बड़ी हो गई। इसकी साइज कैसी हो गई? छोटी हो गई। कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी वो चीजों को अपनी तरफ उतनी स्ट्रांगली खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में ये इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन नहीं हो रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो ये बेचारा जो इसकी साइज जो देख रहे हो आप, ये जो साइज देख रहे हो आप, ये पोलराइज्ड हो जाएगी। पोलराइज का मतलब इसका शेप बिगड़ जाएगा। शेप कैसे बिगड़ेगा? ये जो स्फेरिकल देख रहा है ये ऐसा कुछ एक्वायर करने लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक्वायर करेगा तो कहीं ना कहीं इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका किसका? क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों एटमों के कहां आ रहा है? सेंटर में आ रहा है, बीच में आ रहा है। और जब इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के सेंटर में जाएगा तो आप बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। और अच्छा बताओ, अगर कोवैलेंट बढ़ेगा तो आयनिक घटेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ खींच लेता है, देने के बाद उसके सारे इलेक्ट्रॉनों को, डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सेंटर में शिफ्ट होती है और कुछ परसेंट में कोवैलेंट कैरेक्टर बियर हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि अब इस तरह से फजान ने बताया कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक कैरेक्टर को बियर नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट में कौन सा कैरेक्टर होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ये बात बताई थी फजान ने। आई बात समझ में? अब कॉमन सेंस लगाने की बात है। कौन सा सेंस लगाना है? कॉमन सेंस लगाना है। एक बात बताओ, कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उसके पास खींचने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। कैटायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसके पास खींचने की एबिलिटी उतनी कम होगी। कैसे? अरे भाई, अगर कैटायन की साइज बड़ी होगी तो उसमें भी तो आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, तो वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन शुरू हो जाएगा, तो खींचने की पावर घटती चली जाएगी। और इन इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड को जितना कम करते चले जाओगे, न्यूक्लियस खुल के उतना पास आता जाएगा, और न्यूक्लियस खुल के जितना पास आएगा, खींचने की एबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो याद रखना है, कैटायन की साइज छोटी होने से कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है और आयनिक कैरेक्टर कम होता है। रिमेंबर इट केयरफुली, टू मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? कैटायन की साइज ऑफ कैटायन, रिमेंबर इट केयरफुली, साइज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। किसके? कोवैलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। साइज ऑफ कैटायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के। इसका मतलब अगर साइज ज्यादा होगी कैटायन की साइज ऑफ कैटायन ज्यादा होने पर, वेट, साइज ऑफ कैटायन ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा तो ये इसको खींच नहीं पाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कोवैलेंट कैरेक्टर के। कोवैलेंट कैरेक्टर आप दिमाग लगाओ, अगर साइज ज्यादा हुई तो ये इसको खींच नहीं पाएगा, खींचेगा नहीं तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में नहीं आ रही है, तो बीच में नहीं आएगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो साइज ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर कम, साइज ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। साइज कम खींचेगा ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो साइज छोटी, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक बात यहीं से समझ लीजिए, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कोवैलेंट कैरेक्टर के होता है, और साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनिक कैरेक्टर के। आयनिक कैरेक्टर के मतलब अगर कैटायन की साइज ज्यादा होती है तो कैटायन की साइज ज्यादा होने से आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि कैटायन की साइज जितनी बड़ी होगी आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। कैटायन की साइज जितनी कम होगी आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा,
कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप समझ सकते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आपको नोट करके रखना है। ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आते हैं। तो जब तक आपको इस टाइप के रिलेशंस नहीं पता होंगे तब तक आप उस पे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? समझ में आता है? अब हम बात करेंगे कि ये तो बात हो गई कैटायन के साइज की, अब बात करते हैं एनायन की साइज की। चलिए अब एनायन के साइज पे फोकस करते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, एनायन की साइज का मतलब क्या है? अगर बताओ एनायन की साइज बड़ी होगी, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ये है एनायन, ये कौन है? एनायन, और एनायन की साइज बड़ी है, तो देखो इनके इलेक्ट्रॉनों में क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन देंगे। अच्छा, न्यूक्लियस इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने में बिजी हो जाएगा। कहां के इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने में बिजी हो जाएगा? इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने में बिजी हो जाएगा, और आउटर मोस्ट वालों पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं बना पाएगा। तो ऐसे केस में अगर कोई इसको खींचने वाला आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आसानी से माइग्रेट कर के चले जाएंगे। आप बताइए, जिन चीजों पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें इजीली वहां से मूव करके जा सकती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर जैसे क्या है कि आप एक कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा सोचना, जैसे क्या होता है कि अगर यहां पर कैटायन की साइज छोटी होती, मतलब ये अगर एनायन की साइज छोटी होती तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से पकड़ के रख पाता। अगर अच्छे से पकड़ के रख पाता तो ये जा नहीं पाते। साइज बड़ी हो, जैसे क्या है, आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, इसको सीरियसली मत लीजिएगा एग्जाम्पल को, ठीक है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी ऐसी दुकान पे, सड़क के किनारे दुकान लगी है, ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, जहां पे आप जाइए, खाइए और खा के चले जाइए, आपको वो केयर नहीं कर पाएगा आपने पैसा दिया या नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके यहां इतनी ज्यादा भीड़ है कि वो कुछ लोगों पे फोकस, आप चाय की दुकान है, चाय लिए, चाय लेके थोड़ा सा किनारे आ गए, दूर की तरफ आ गए, वो अंदर बिजी है, आप बाहर से चाय पिए और फिर धीरे चले गए, उसको समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि साइज बड़ी है तो बाहर वालों पे फोकस नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर वही छोटी हो, किसी के गए बेचारा, एक ही 2-4 लोग बैठे हो, 2-4 लोग गए, उन्हीं लोगों से उसको काम चलना है, वहां पे जाके चाय पी के भागोगे, पकड़ा जाओगे तुरंत। क्यों? क्योंकि साइज छोटी है, 2 ही 4 लोग हो तो वो उनके ऊपर पकड़ बना के रखा है, ऐसे ही नहीं जाने देगा, पैसा दे के जाना पड़ेगा। लेकिन वही साइज बड़ी होगी जिसके यहाँ बहुत सारे लोग, भीड़ है, 25-50-100 लोग खड़े हैं हर समय लाइन लगा के, वहां पे चल सकता है। समझ गए? तो ये बस समझाने के लिए, इसको सीरियसली मत लेना कुछ, ठीक है? तो अब यहां पे क्या हुआ कि ये इसके इलेक्ट्रॉनों को कब खींच पाएगा? जब इसकी साइज बड़ी होगी। साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर साइज ऑफ एनायन जो है, अगर एनायन की साइज ज्यादा होती है तो ये ध्यान रखिएगा, साइज ऑफ एनायन की साइज बड़ी होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? आयनिक कैरेक्टर के। समझ में आती बात? तो साइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप समझना। अब जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, दिमाग लगाइएगा, NaCl में और KCl में किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? ये आपका क्वेश्चन है। आउट ऑफ NaCl एंड KCl विच वन हैव हायर आयनिक कैरेक्टर एंड विच वन हैव हायर कोवेलेंट कैरेक्टर? फंस गए ना टेंशन में? बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ लोगों को आ रहा होगा तो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर दे सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं आपको। ध्यान से देखिए, आप फोकस करके रखिएगा दिमाग में। देखो NaCl का केस क्या हो रहा है कि अब हम पहले फोकस करें एनायन पे, तो एनायन तो दोनों कॉमन है, मतलब ये एनायन वाला कॉन्सेप्ट हमको लगाना नहीं है। कटकुट, अरे भाई जब यहां पर दोनों एनायन सेम है तो हम कहां से साइज का फैक्टर लगा पाएंगे? कटकुट, ये वाला फॉर्मूला कटकुट। अब अगर बात करें सोडियम और पोटेशियम पे, तो सोडियम और पोटेशियम में कौन बड़ा होता है? भैया एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का फॉर्मूला पता है? लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर रुबिडियम होता है, फिर सीजियम होता है और फिर फ्रांसियम होता है। तो ऊपर कौन है? सोडियम। नीचे कौन है? पोटेशियम। ऊपर कौन है? सोडियम। नीचे कौन है? पोटेशियम। किसकी साइज बड़ी है? पोटेशियम की। किसकी साइज छोटी है? सोडियम की। जो ऊपर होगा उसकी साइज
छोटी होगी, जो नीचे होगा उसकी साइज बड़ी होगी। साइज बड़ी किसकी है? पोटेशियम की। साइज छोटी किसकी है? सोडियम की। अब आओ, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर की, यानी जिसकी साइज बड़ी होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो साइज किसकी बड़ी है? पोटेशियम की, तो पोटेशियम का कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, सोडियम का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि साइज बड़ी है तो यहां पर ये आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। कौन सा कैरेक्टर? आयनिक कैरेक्टर। और इसमें कौन सा? कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। अब यहीं पे फिर क्वेश्चन पूछ ले कि आउट ऑफ NaCl और KCl विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? KCl और NaCl में पानी में कौन ज्यादा घुल जाएगा? अरे भैया, आयनिक कंपोनेंट में वही ज्यादा डिसॉल्व होगा जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है? NaCl का आयनिक कैरेक्टर कम है, KCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो KCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और NaCl की सॉल्युबिलिटी कम होगी। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया, NaCl और KCl। तो KCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और NaCl की कम होगी क्योंकि इसके पास आयनिक के बजाय कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी अवेलेबल है। तो ये तो बात हमने कर लिया किसके बिहाफ पे, कि साइज के बिहाफ पे। साइज के बिहाफ पे कैसे फैक्टर बन रहा है ये फजांस ने समझाया। अब हम आपको बात करते हैं चार्ज के बिहाफ पे। तो इतना समझ में आया, इसको अगर किसी को कॉपी करना है तो वो कॉपी कर लेगा, काफी इंपॉर्टेंट है फजांस रूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बिहाफ पे? चार्ज के बिहाफ पे। एक बात बताओ, अगर चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर जो चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा खींचने की टेंडेंसी तो उतनी ही ज्यादा होगी, और खींचने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कोवेलेंट कैरेक्टर के। कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? चार्ज ऑन कैटायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के। जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चार्ज ऑन कैटायन कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, समझ में आती है बात? चार्ज ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के, और सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आयनिक कैरेक्टर के। आयनिक कैरेक्टर के। तो अगर आयनिक कैरेक्टर चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं यहां पर, इसका भी हम लोग बेसिक, ये तो एक फॉर्मूला बन गया, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब अगर इसके एग्जांपल में हम लोग समझें, कोई आपसे पूछ लेता है सपोज दैट कि ये बताओ MgCl2 और NaCl में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो एक बात बताओ, यहां पर Mg पे +2 आएगा और Na पे +1 आएगा। जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ऑन कैटायन, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? MgCl2 का, और आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? NaCl का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में बात आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर चार्ज ऑन एनायन की बात करें, सिमिलरली चार्ज ऑन एनायन, तो याद रखिए चार्ज ऑन एनायन वाइस वर्सा हो जाएगा। चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर के। आयनिक कैरेक्टर के, यानी जिस एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, तो चार्ज ऑन एनायन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? कोवेलेंट कैरेक्टर के। कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट फजांस रूल। एक छोटा सा टर्म यहीं पे आता है, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। ध्यान से समझिएगा, पोलराइजिंग पावर क्या है कि कोई भी एनायन कैटायन जो है वो कितना इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, ये उसकी पोलराइजिंग पावर है कितना। और पोलराइजेबिलिटी, कोई भी किसी का एनायन का इलेक्ट्रॉन, देखो पोलराइजेबिलिटी बिलोंग करता है एनायन से और पोलराइजिंग पावर
बिलोंग करता है कैटायन से। बस बात समझ गए, कैटायन के खींचने की टेंडेंसी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं और एनायन के जो इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ माइग्रेट होता है उस एबिलिटी को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से फजान्स रूल आपका कंप्लीट होता है। चलिए, आज हमारी पॉइंट है स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे काम करता है, ये सब हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहली बात क्या है कि स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, ये समझिएगा। स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं और स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो, जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और उसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता हो तो उसे हम बोलते हैं स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे अगर हम एक जनरल इंफॉर्मेशन करें, एक आर्गन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर बताएंगे? 18 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ये हो गए 2, ये हो गए 8 और ये 8, तो 2 8 10 और 8 18। अब यही आर्गन के बजाय क्रिप्टॉन ले लेते हैं और अगर क्रिप्टन का बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक, अगर मैं इसको सेल के वाइज अरेंज कर दूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां पर इसके इस सेल में कितने हैं, तो एक जनरल सोचिएगा, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 10 6 16 और 2 18 दिख रहे हैं। यानी एक पर्टिकुलर सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और उसके सेल में, वैलेंस सेल में इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएं तो वो उसका स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर मैं Cu डाई पॉजिटिव और Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो Cu डाई पॉजिटिव नहीं, Cu पॉजिटिव, तो Cu पॉजिटिव कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है? 29 होता है। तो अगर इसको हम करते हैं तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ठीक, एक्सेप्शनल है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब प्लस है तो एक निकाल दो, तो एक निकालोगे तो मतलब ये तो कॉपर का हो गया। अब Cu पॉजिटिव का देखो, कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। आप बताओ ये क्या दिख रहा है आपको? 18। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसी को हम बोलते हैं स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर सोडियम का यही ले लें तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 हो गया, और उसके बाद वाला इनकम्प्लीट है। तो ये आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये कौन सा हो गया? स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये कौन सा हो गया? नॉर्मल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर कहें कि पोलराइजिंग पावर स्यूडो वाले के पास ज्यादा होगी या नॉर्मल वाले के पास, तो स्यूडो वाले के पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है और नॉर्मल इस तरीके वाले के पास पोलराइजिंग पावर कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं जिससे न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाता है
और इसके बाद बताया हूँ कि डी में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो शील्डिंग बहुत खराब होती है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आता है सबको? ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट होता है फजान्स रूल और सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में।